रितु जायसवाल जिंदाबाद। रितु जायसवाल जिंदाबाद। तेजस्वी जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। हाथ नीचे कर लीजिए। इधर देखिए, इधर देखिए। प्रखंड स्तरीय जो सम्मेलन होना है इसमें क्या कहेंगे? हाँ, वो अभी हम यहाँ पे सभी जिलों की भ्रमण में हैं और जब से महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे मिली है उसके बाद मैं सभी जिलों में जाकर के भ्रमण करके संगठन की मजबूती के लिए जिला से लेकर के प्रखंड, प्रखंड से लेकर पंचायत और पंचायत से लेकर बूथ तक की मजबूती के लिए अपने जिलाध्यक्षों से मिल करके उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। सभी महिलाओं को राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये मेनली आप कह सकते हैं कि संगठन की मजबूती के लिए मैं अभी आपके अररिया जिला में यहाँ पे आई हूँ। किस तरह का काम करेंगे? काम तो बहुत सारे हैं करने के लिए। महिलाओं का रुझान जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रति बढ़े, महिलाओं का भरोसा हम लोग जीत पाए, उनका विश्वास हम लोग जीत पाए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वोट से ज़्यादा दिल जीतना महिलाओं का, उनका भरोसा जीतना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम उन लोगों की तरफ बिल्कुल नहीं है जो महिला की सुरक्षा की बात तो की लेकिन उसको धोखा देने के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने महंगाई कम करने की बात तो की लेकिन वो एक झूठ साबित हुआ। तो वो लोग समझ रहे सबसे ज़्यादा जो ठगी गई हैं या सबसे ज़्यादा धोखा जिनके साथ हुआ है ये भाजपा की सरकार में महिलाओं के साथ हुआ है, जिन्होंने बेटी बचाओ का नारा दिया लेकिन सबसे ज़्यादा बेटियाँ उनकी सरकार में प्रत्यारित हुई। चाहे वो मणिपुर का मामला हो या महिला पहलवानों का मामला हो, महिला रेसलर्स का मामला हो, या जिस तरीके से गैस के दाम को लेकर के महिलाओं को छला गया है ना, कहा गया कि भाई फ्री का गैस है, फ्री का ये है, और उसके बाद से जिस तरह से दाम में वृद्धि हुई और अब चुनाव है तो बेशक 200 रुपये कम कर दिए। तो ये थोड़ी चलता है कि पहले किसी से 1200 लूट लो और बाद में चुनाव के समय 200 कम कर दो। तो ये सारी जो जालसाजियाँ हैं बीजेपी की वो महिलाएं बहुत समझ चुकी हैं। इन सब मामलों को लेकर के बीजेपी अपने आप को बैकफुट पे महसूस कर रही है। उनको लगा कि भाई इतनी कमियों के बाद और इतने महिलाओं को जो हमने पूरे देश की महिलाओं को जो हमने धोखा देने का काम किया है उसके बाद तो चुनाव निकालना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी जो है वो वोट परसेंटेज में ज़्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले, और वही अपने आप को छला हुआ महसूस करेंगे तो उनको वोट कोई क्यों करेगा भाजपा को। तमाम तरह की बातें हैं उस पर वो बैकफुट पे है। बैकफुट पे आने के कारण एक फ़ायदा ज़रूर हो गया महिलाओं को, चाहे वो दिखाने का ही हो, कहते हैं ना कि तस्तरी में लड्डू परोस के फिर हटा दिया गया। लेकिन चलो एक बात की खुशी है कि महिला बिल जो है वो पास हुआ, महिला रिजर्वेशन की मैं बात कर रही हूँ। चाहे वो उनका बीजेपी का वोट लेने का एक नया हो, लेकिन फिर भी महिलाएं समझ गई हैं कि ये भी जो प्रेशर में है, अगर 9 साल से भी आपकी सरकार है, आपने अगर उन 9 सालों में भी महिला बिल पास कर दिया होता, लेकिन आज जब अपने आप को बैकफुट में महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि महिलाओं का वोट अब नहीं ले पाएंगे, तो प्रलोभन देने के लिए तस्तरी में जो लड्डू परोस के दिखा करके और छीन लिया है ना, ये आजकल की महिलाएं बड़ी बेहतर तरीके से समझती हैं। आपने बिल पास किया लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, अभी अप्लाई होगा जब तमाम चीज़ों के बाद अगले चुनाव में होगा या उसके अगले चुनाव में होगा। फिलहाल तो सामने वाला चुनाव में तो आप धोखाधड़ी का ही काम कर रहे हो ना। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह के शुरुआत से संविधान में 1950 में संविधान लिखे जाने के साथ ही रिजर्वेशन की बात थी कि जो लोग जो कहीं मुख्य धारा में पीछे छूट गए हैं वैसे लोगों को बराबर में लाने के लिए उनको रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया, एससी को 15% का रिजर्वेशन दिया गया, एसटी को 7.5% का रिजर्वेशन दिया गया सभी चीज़ों में, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी। लेकिन वहीं पे ओबीसी एक वर्ग आता है, मतलब अत्यंत पिछड़ा जो कम्युनिटी है, कैटेगरी है, उसकी बात। मतलब आप मानते हो कि ये भी अन्य पिछड़ा जाति में ये भी है ना। तो आपने माना, मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन आने के बाद आपने ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दिया। किसमें दिया? पहले तो आपने उन्हें माना कि एससी और एसटी के अलावे भी जो जातियां मुख्य धारा में पीछे छूट गई हैं वो जातियों में ओबीसी भी है। ये मानते हुए मंडल कमीशन के आने के बाद आपने रिजर्वेशन दिया, किसमें? नौकरी में दिया, स्कूल कॉलेज के एडमिशन में दिया, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं दिया।
यानी जिनको आप मान रहे हैं कि वो पिछड़ा है, उसको पॉलिटिक्स में बराबरी का अधिकार क्यों नहीं दिया? हम उन सभी सरकारों से पूछना चाहेंगे, जब जब उनकी सरकारें रही, जब जब महिलाओं का बिल आया, उसके बाद फिर भी ये लिंगर ऑन होता चला गया और आज 27 साल बाद भी हम वहीं पर हैं जहाँ पहले से थे। पहले भी थे, कई बार बिलें आई, कभी राज्यसभा से पास हुई, लोकसभा में अटक गई, कभी विचाराधीन हो गई, कभी कुछ हुआ, लेकिन उसमें जो सबसे दुखद बात यह है, जो सबसे छला महसूस कर रहा है वो ओबीसी वर्ग है। ओबीसी को आपने माना कि अन्य पिछड़ी जातियां हैं, तो वहाँ पे जब आपने मानते हो, जब उनको वो रिजर्वेशन उनको मिला, 27% का लाभ मिला, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं मिला? आज अगर पॉलिटिक्स में वो रिजर्वेशन उनको मिला होता, नौकरी के साथ और स्कूल कॉलेज में एडमिशन्स के साथ अगर पॉलिटिक्स में उनको रिजर्वेशन मिला होता, तो आज जिस तरह से एससी और एसटी को, इस बिल की मैं बात करूँ जो महिला बिल आया है, इस बिल के हिसाब से जो रिजर्वेशन पहले से है उसमें 1/3 एससी में भी महिलाओं को जाएगा, जो उनका पहले से रिजर्वेशन निर्धारित है उसमें से महिलाओं को 1/3 का रिजर्वेशन दिया, ठीक है। एसटी को भी 1/3 का रिजर्वेशन जाएगा, उनका जो सीट निर्धारित है 7.5 उसमें से। ओबीसी को आपने दिया ही नहीं पॉलिटिक्स में, अन्य क्षेत्रों में दिया पिछड़ा मानते हुए, लेकिन राजनीति में बराबरी का अधिकार नहीं दिया। राजनीति में सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी के साथ हुआ तो वो ओबीसी के वर्ग के साथ हुआ। अगर ओबीसी को, मैं नहीं बात करती हूँ महिलाओं की, छोड़िए, अगर ओवरऑल ओबीसी को अगर रिजर्वेशन 27% का पॉलिटिकल भी मिला होता, तो आज उसका 1/3 अगर महिला को मिलता तो वो होता 49 सीट। आज 49 सीट महिला ओबीसी को मिला होता और ओवरऑल तो 150 सीटें ओबीसी को, ओवरऑल वो 150 सीटें वो सभी को जाती, ओबीसी वर्ग को जाता और 50 से 49 सीटें महिलाओं को मिलती। लेकिन पुरुष तो ठगे गए सो ठगे गए, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। तो भाई जो न्याय दो तो पूरा दो ना, आधे न्याय का क्या करना? मतलब आप मानती हैं कि बैकफुट पे है भाजपा बैकफुट पे नहीं होती तो आज ये जो बिल बना, कानून बना, ये नहीं बना होता। बेशक उन्होंने तस्तरी में लड्डू दिखा करके खींच लेने का काम किया है, लालच देने का काम किया है, तो वो खुद भी फंसेंगे। इससे महिलाएं समझ गई हैं कि इनका मनसा कभी भी न महिलाओं के लिए बेहतर है न ओबीसी के लिए बेहतर, इनकी सोच ही वो। अररिया से कितना उम्मीद है आपको? किस चीज का? अररिया से चुनाव, जो आने वाला चुनाव है, अररिया ही छोड़ दीजिए, ये भाजपा पूरे देश में कहाँ मतलब अपनी जगह ढूंढेंगी मुंह छुपाने के लिए, उस पर बात कीजिए, क्योंकि इनकी जितनी पोल पट्टी थे ना, ये सब खुल चुके हैं। बहुत ज़्यादा दूर और डीप में जाकर के बात करेंगे तो कितनी बात करेंगे कि जब देश की बेटी नंग होकर के उन्हें घुमाया जा रहा था और ये विदेशी यात्रा पर थे, तो कितनी बातों को जुड़ाया जाए और कितनी बार ऐसी शर्मसार चीज़ों को, हमें तो अब बोलने में भी शर्म आने लगी है, लेकिन प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई थी। तो क्या है कि बात की जाए, तो हर जगह वो अपनी जगह ढूंढेंगे। मैम 2014 बीजेपी की 2014-2019 के मैनिफेस्टो में महिला रिजर्वेशन बिल के बारे में बताया गया, तो उन्होंने एक वादा पूरा कर दिया। 27 साल से जो बिल लटका हुआ था वो तो बिल पास हुआ, तो महिलाओं के दरमियान गिराव बढ़ जाएगा। अभी नहीं आया, लेकिन जो हम आपको देंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, दे दिया, वो अभी भी वो मैनिफेस्टो ही है। जब अगर आपको था और आपकी नीयत थी तो 2024 में पूरा अधिकार वो लागू करते कि ये इसी 2024 से हम महिलाओं को दे रहे हैं। चलो महिलाओं का भला तो होता, चलो आपने तो काम किया ही, ओबीसी को ठगने का वो तो आपने किया, वो तो धोखा, वो छल ओबीसी की महिलाओं और पुरुषों के साथ आपने किया, लेकिन कहाँ दे दिया? दे दिए होते इसी बार के तो तब भी हम कहते कि चलो ठीक है, कुछ तो ढंग का जाते जाते एक काम कर गए। मैम एक सवाल और है कि आप अररिया में आई हैं महिला प्रकोष्ठ को मजबूत करने के लिए, तो यहाँ की जो हर पार्टी की अलग अलग महिला विंग होती है और भी बहुत तरह की विंग होती है, तो विंग तो मजबूत हो जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो असल में हकदार है वो मजबूत नहीं हो पाते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब क्या है? विंग बनता कैसे है? विंग का मतलब ही है कि जमीनी स्तर तक जो महिलाएं हैं, बूथ लेवल तक, पंचायत लेवल तक जो महिलाएं हैं, उनको हम जोड़ करके और उन महिलाओं के लिए जो बूथ पे हैं, जो पंचायतों में हैं, उनके लिए हम लोग काम कर सकें। तो ये संगठन हमारा उन महिलाओं के लिए काम करेगा जिनको किसी तरह की कोई आवश्यकता है, कोई ज़रूरत है, तो काम करके संगठन बनाएंगे ना धरातल पे। ये कोई अलग चीज़ थोड़ी होती है, इन संगठनों को इनको जोड़ करके ही एक विंग तैयार होता है ना। संगठन की मजबूती तो उसी को कहते हैं ना कि खेत से लेकर खलिहान तक, गांव से लेकर कस्बों और बस्तियों, टोले और मोहल्ले और एक एक बूथ पर जाकर के अगर आपका संगठन मजबूत हो तो माना जाता है कि हमारा विंग मजबूत हो। तो असल में होता यही
है कि 2-4 लोग तो मजबूत हो जाते हैं, लेकिन जनता तक मतलब पॉलिटिकल अवेयरनेस अभी भी अररिया में नहीं है। मैं हकीकत बात यही है। अगर 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 और कहीं पे कुछ कमजोरी है तो उसे और मजबूती करने के लिए तो यहाँ पे आई हूँ। अभी ये मेरा ये दूसरा दौरा है, फिर तीसरा भी होने वाला है बहुत जल्दी। यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि अभी जो जिलाध्यक्ष हैं वो बिल्कुल कृत संकल्पित हैं कि बूथ तक के लेवल को वो खड़ा करेंगी, और हमारा दौरा भी लगातार ये होता रहेगा जब तक कि संगठन की मजबूती नहीं हो जाती है और हम खुद भी उससे संतुष्ट नहीं हो जाते। एज ए प्रदेश अध्यक्ष मुझे जो जिम्मेवारी मिली है तो उसकी मजबूती के लिए मेरी भी उतनी ही उत्तरदायित्व बनती है। तो जो नहीं हुआ वो अब भी होगा, मैं आपको बताऊँ। थैंक यू। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।